You question. वेलकम बैक रॉकर्ट्स। इस ट्रेन के 14th पार्ट में आपका स्वागत है। तो सीरीज के 14th पार्ट की शुरुआत में तबाह हो चुके शहर के हालात को दिखाया जाता है। शहर पर परमाणु बम के धमाके को अब 9 महीने हो चुके हैं और धमाके की वजह से आसमान बादलों से ढक चुका है। अब वैम्पायर्स दिन के समय में भी आसानी से घूम सकते हैं। फिर एफ्रम को दिखाया जाता है जो कि फिलाडेल्फिया में मुश्किल से भरी जिंदगी जी रहा है। उसकी गैस खत्म हो गई है और जैसे वो अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है उसको बाहर एक सोता हुआ आदमी मिलता है। फिर एफ्रम गलियों में घूम रहा है और तभी बताया जाता है कि कैसे सभी इंसानों को वैम्पायर्स के साथ एक समझौते की वजह से रहना पड़ रहा है। खाने और दवाइयों के बदले में इंसानों को अपना खून फ्रीडम सेंटर में देना पड़ता है। अब फ्रीडम सेंटर का नाम बदलकर द पार्टनरशिप रख दिया गया है। मजबूरी में इंसानों को अपने बाजू पर बैंड पहनना पड़ रहा है और उनकी जांच करने के बाद फ्रीडम सेंटर से खाना और दवाइयां दी जाती है। लेकिन फ्रीडम सेंटर जाने की जगह हमारा एफ्रम तो एक गोडाउन में जाता है और नेल नाम के अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है। फिर नेल अपने दोस्त एफ्रम को कुछ गैस और छोटे मोटे काम दिलवाता है। फिर उन्हीं कामों की मदद से एफ्रम को खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है। नेल एफ्रम को एक काम बताता है। एफ्रम एक मरीज की जांच करने के लिए जाता है और उसको कुछ दवाइयां देता है, जिसके बदले में मरीज के घर वाले एफ्रम की शराब का जुगाड़ कर देते हैं। अब दूसरी तरफ जैक तो मस्त जिंदगी जी रहा है। वो एक होस्ट और बाकी के वैम्पायर्स के साथ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में रह रहा है, जहाँ उसको सभी सुविधाएं मिल रही है। अभी जैक अपने फिलर के साथ खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक होस्ट आता है और जैक को एक बंदूक पकड़ाता है और बोलता है कि आज तुम्हें मास्टर अपने साथ बाहर ले जाने वाले हैं। अब बाहर जाने से पहले मास्टर को दिखाया जाता है जो कि पैलमर के शरीर में बहुत ही अच्छे से बस गया है। मास्टर अपने सफेद खून की कुछ बूंदें जैक के मुंह में डालता है। अब वो सभी एक जू में जाते हैं जहाँ पर जैक खुद के बचाव में एक बाघ को गोली मार देता है। मास्टर और एक होस्ट ऊपर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। मास्टर बोलता है कि इस लड़के जैक में काफी काबिलियत है, लेकिन एक होस्ट मास्टर की इस बात से सहमत नहीं होता। अब इसके बाद जैक के पास कैली आती है और जैक उसको देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। कैली बोलती है, बेटा माँ तुम पर बहुत गर्व करती है। बेटा तुम्हें मास्टर की सभी बातें माननी है क्योंकि वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है कि वो कैली नहीं है, वो तो कैली के रूप में आया मास्टर है जो कि जैक को अपने काबू में करना चाहता है। अगले सीन में वेस्ली दिखाया जाता है जो कि अपनी नई गर्लफ्रेंड चार्लोट के साथ डेकोटा शहर में है। वो अपनी बाइक को कुछ गुंडों के सामने रोकता है। वेस्ली बोलता है कि हम यहाँ पर कोई लड़ाई करने नहीं आए हैं, मैं तो यहाँ कुछ धंधे की बात करने के लिए आया हूँ। अब वेस्ली और चार्लोट को कुछ और लोगों के सामने ले जाया जाता है। वो लोग कुछ ठरकी टाइप के आदमी होते हैं। वो वेस्ली की बात करने के तरीके का मजाक बनाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को हमको देने आए हो? दोनों बताते हैं कि हम यहाँ पर लोकल रहने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनको मिसाइल बेस कहाँ पर है इस बारे में सब कुछ पता हो। अब उनकी मदद करने की जगह उन गुंडों में से एक आदमी वेस्ली के ऊपर चाकू रखता है और धमकी देता है कि मैं तुझे मार दूंगा और तेरी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेके जाऊंगा। उसी वक्त वहाँ क्विलिन आता है और उनको मारने लगता है, लेकिन गुंडों में से वो कुछ लोगों को जिंदा छोड़ देता है। वो आदमी जो वेस्ली को धमका रहा था क्विलिन को देखकर डर जाता है और क्विलिन से पूछता है, भाई तुम क्या हो? अब क्विलिन जवाब देते हुए बोलता है कि मैं एक अच्छी जगह का दानव हूँ। अब बचे हुए लोग वेस्ली और उसके साथियों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अब दूसरी तरफ फिलाडेल्फिया में एफ्रम नेल के गोदाम में जाता है, जहाँ कुछ वैम्पायर्स एफ्रम नेल और नेल के सभी आदमियों को बंदी बना लेते हैं। अब उनको एक वैन के जरिए कहीं पर ले जाया जा रहा होता है। तभी एफ्रम और नेल वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। फिर लड़ाई करते हुए अचानक वैन में धमाका होता है जिसमें एफ्रम को छोड़कर सभी लोग मारे जाते हैं। जब एफ्रम वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तभी रास्ते में उसको एक घायल इंसान मिलता है जो कि एफ्रम की मदद मांगता है। अब एफ्रम उस आदमी को एक किनारे लेके जाता है और उसके बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करता है। तभी वहां पर उस आदमी की बहन एलेक्स आती है और एफ्रम के सर पर बंदूक तानती है और फिर पता लगता है कि वैन में हुआ धमाका इन दोनों भाई बहनों ने किया था। वो बताते हैं कि हम तो वैन में जा रहे वैम्पायर्स को मारना चाहते थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि वैन में कोई इंसान भी है। इसके बाद एफ्रम की मदद से एलेक्स अपने भाई को उसके छुपने की जगह पे लेके जाती है। अब इस सब के दौरान वेस्ली अपनी वैन में नींद से जागता है और चार्लोट को ढूंढता है। उसको ढूंढते हुए वेस्ली जंगल में पहुंच जाता है जहां उसको सट्राकेन मिलता है। सट्राकेन ओक्रेलुमेन को पढ़ रहा है और निराशा से भरा सट्राकेन बोलता है कि जल्द ही इंसान दुनिया से खत्म होने वाले हैं, बस मैं और क्विलिन ही इंसानों को बचा सकते हैं। वेस्ली बोलता है कि हम मास्टर को मारने के लिए मिसाइल ढूंढ रहे हैं। ऐसा सुनते ही सट्राकेन किताब को जलाने लगता है और बोलता है कि सब कुछ जल्दी खत्म होने वाला है। वेस्ली के पीछे से चार्लेट की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो वापस सट्राकेन की तरफ मुड़ता है वो देखता है कि सट्राकेन एक वैम्पायर में बदल चुका है और अपनी लंबी जीप से हमला करने वाला है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वेस्ली ने ये सब कुछ एक सपने में देखा है और तभी वो जाग जाता है और साथ सोई भी चार्लेट उसको अच्छा महसूस करवाती है। वेस्ली तब बताता है कि वो अपने न्यूयॉर्क के रहने वाले लोगों को न बचा पाने से कितना बुरा महसूस करता है। अब अगली सुबह जब वेस्ली और चार्लेट एक खेत में मक्का तोड़ रहे होते हैं तभी चार्लेट को कुछ लोग बंदी बना लेते हैं और वेस्ली पर हमला भी करके उसको बेहोश कर दिया जाता है। अगले सीन में एक होस्ट मास्टर से मिलने आता है
मास्टर पूछता है कि जैक अपने पहले शिकार के बाद कैसा महसूस कर रहा है। हालांकि होस्ट को पसंद नहीं है कि मास्टर जैक की तरफ इतना ध्यान दे, इसलिए वो बोलता है कि जैक तो हमारे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, ना ही वो हमारा काम ठीक से कर सकता है। अब ये बात सुनकर मास्टर बड़ा ही आग बबूला हो जाता है और एक होस्ट पर बहुत गुस्सा करता है। फिर मास्टर बोलता है जब तक मेरे पास जैक है तब तक एफ्राइम मुझे मारने से बचाता रहेगा, वो सट्राकियन और क्विनलिन को मुझे मारने से रोकता रहेगा। अब बाद में जैसा कि जैक ने एक बाघ को मारा था, उसके इनाम के लिए मास्टर ने एक लड़की को जैक के कमरे में भेजा है। वो जैक के कमरे की साफ सफाई करने वाली है। अब वो लड़की जैक के पालतू फिलर से डर जाती है क्योंकि वो उस लड़की की तरफ घूर रहा है, लेकिन जैक फिलर को ऐसा करने से रोक देता है। जैक इतने लंबे समय बाद किसी इंसानों को देखकर बहुत ही खुश होता है और वो उस लड़की से दोस्ती करने के ख्वाब भी देखने लगता है। अब डेकोटा में चार्लोट को कुछ लड़कियों ने अगवा कर लिया है और दूसरी तरफ हमारे वेस्ली को चैन से बांधकर अलग रखा गया है। वहाँ रोमन नाम का एक आदमी भी है। रोमन सरकार की मिसाइल बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था। वेस्ली उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे मिसाइल बनाने वाली कंपनी तक लेके जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। रोमन पूछता है कि भाई तुम्हें ये मिसाइल की क्या जरूरत है, और वेस्ली बोलता है कि मुझे वो जंग के लिए चाहिए। दूसरी तरफ एफ्राइम एलेक्स के भाई का इलाज करता है। जब वो वहाँ से निकलने लगता है, एलेक्स उसकी तरफ बंदूक तान देती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ रुककर मेरे भाई का ख्याल रखना होगा। एफ्राइम बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ 24 घंटे तक रुका रहूंगा और तुम्हारे भाई का ध्यान रखूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझको खाना और बाकी की जरूरी चीजें देनी होंगी। अब डेकोटा में वेस्ली बाहर निकलने के लिए मरने की एक्टिंग करने लगता है। जैसे ही अगवा करने वाले लोगों में से एक औरत वेस्ली की तरफ जाती है, वेस्ली उसको दबोच लेता है और तभी दूसरी तरफ वेस्ली की नई हीरोइन चार्लोट को मौका मिलता है और वो एक और औरत पर हमला कर देती है, फिर बंदूक भी छीन लेती है। वहाँ क्विलिन भी आ जाता है और वेस्ली चार्लोट और रोमन के साथ मिसाइल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में एक नया लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रॉल है। रॉल पार्टनरशिप कंपनी के लिए काम करता है और वही अपना खून भी देता है। उसी रात वो अपने घर जा रहा होता है और पीछे से उस पर कोई हमला करता है। फिर पता लगता है कि हमला करने वाला इंसान कोई और नहीं, खुद गस है। गस रॉल का कजन भाई है। रॉल को लगता है कि गस मर चुका है और इसलिए गस को देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया है। अब ज्यादा हैरानी की बात तो तब होती है जब गस बोलता है, भाई मुझे पार्टनरशिप कंपनी से खाने की चीजें चुरानी है और तू कंपनी की बिल्डिंग के अंदर जाकर मेरी मदद करेगा। वैसे तो रॉल इसके खिलाफ है, लेकिन गस उसको विश्वास दिलाता है कि मैं कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। अगले सीन में डच को दिखाया जाता है जिसने अपना नाम बदलकर मेरिंडा रख लिया है। डच प्रेगनेंसी टेस्ट करवा रही है और डॉक्टर्स को बताते हैं कि तुम अभी प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन तुम्हारा शरीर इसके लिए तैयार हो गया है और तुम अगले महीने बच्चे करने की कोशिश कर सकती हो। डच को पार्टनरशिप कंपनी की एक जगह पर रखा हुआ है जहां औरतों से जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाए जाते हैं और बाद में उन बच्चों को वैम्पायर्स का खाना बना दिया जाता है। अब जैसा कि पैलमर के शरीर पर मास्टर ने कब्जा करके रखा हुआ है, इसलिए पार्टनरशिप कंपनी को संजय देसाई चलाता है। अब 3 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सट्राकियन और डच गस से मिलने जाते हैं जो कि अब अलोंसो के साथ काम करता है। सट्राकियन बोलता है कि गस तुम वैम्पायर से लड़ाई में हमारा साथ दो, लेकिन गस मना करते बोलता है मैंने पहले ही अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया है और वैसे भी मेरी लड़ाई के दिन खत्म हो चुके हैं। इसके बाद डच और सट्राकियन के घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता लगता है कि उनके घर में तो आग लगी हुई है। बिल्डिंग के ऊपर वैम्पायर्स ने हमला कर दिया है। वैम्पायर वहां पर रह रहे लोगों को जबरदस्ती एक वैन के अंदर डाल रहे हैं। अब जैसा कि ओकिडो लुमेन सट्राकियन के घर में है, तो सट्राकियन डच से किताब को वापस लाने को बोलता है। डच जल्दी से घर में चली जाती है और उसको किताब भी मिल जाती है। रास्ते में मिलने वाले वैम्पायर्स को मारते हुए वो बाहर भाग रही है और एक वैम्पायर उसका पीछा करते हुए छत पर पहुंच जाता है। इसलिए डच किताब को एक सुरक्षित जगह पर छुपा देती है। वो नहीं चाहती कि किताब किसी वैम्पायर के हाथों लगे। वैसे तो वो अपना पीछा करने वाले वैम्पायर को मार देती है, लेकिन तभी बहुत सारे वैम्पायर्स उसको पकड़ लेते हैं और वैन में लेके जाते हैं। वैन में उसको सट्राकियन दिखता है और उसको भी वैम्पायर्स ने बंदी बना लिया है। इसके बाद उनको एक जगह पे ले जाया जाता है जहां इंसानों पर अत्याचार किए जाते हैं। वहां के नजारे देखकर सट्राकियन को विश्व युद्ध के वो दिन याद आ जाते हैं जब उसको एक हॉस्ट के कैम्प में बंदी बनाया हुआ था। सट्राकियन एक परिवार की मदद करने जाता है जिनको वैम्पायर्स जबरदस्ती अलग कर रहे हैं, लेकिन बेचारे सट्राकियन को मार के नीचे गिरा दिया जाता है। अब डच उसकी मदद के लिए जाती है, लेकिन एक फिलर उसको सूंघता है और उसके बाद बेचारे को वैम्पायर्स अपने साथ लेके जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं डच रोसलिंडा नाम की अपनी एक प्रेग्नेंट दोस्त से बात कर रही है और पता लगता है कि डच अगले दिन वहां से भागने का प्लान बना रही है और ऐसा करने में एक डिलीवरी वाला आदमी उसकी मदद करने वाला है। उसी रात गस अलोंसो और उसके आदमी पार्टनरशिप बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं जहां उनको रॉल मिलता है। उसकी मदद से वो बिल्डिंग में चले जाते हैं। छत पर एक वैम्पायर चौकीदारी कर रहा होता है, लेकिन गस उसको आसानी से मार डालता है। बिल्डिंग के अंदर उनको बहुत सारा खाना मिलता है और उसको ले जाने के लिए वो सभी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनकी बुरी किस्मत होती है और वहां एडी नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। अब एडी चोरी करते हुए गस और उसके साथियों को देख लेता है, इसलिए वो बोलता है कि मैं इसके बारे में कंपनी को शिकायत करूंगा। गस और रॉल शांति से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पागल अलोंसो अपना आपा खो देता है और एडी पर गोली चला देता है। ऐसा होते ही अलार्म बजने लगता है और एडी भी वहां से भाग जाता है
और इसकी वजह से गस और उसके साथियों को चोरी का सामान छोड़कर भागना पड़ता है। अब जैसा कि चोरी के दौरान एडी ने रॉल को देख लिया है, इसलिए कंपनी उसको ढूंढ रही होगी और साथ ही अब बेचारे के पास कोई नौकरी भी नहीं है। अब गस डरे हुए रॉल को समझाने और शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को सभी मुसीबतों से बचाऊंगा। लेकिन चोरी के न हो पाने की वजह से अलोंसो बड़ा निराश है और गस को बोलता है तुम्हारा भाई रॉल यहाँ एक रात के लिए रुक सकता है। अब इसकी वजह से अलोंसो और गस के बीच गर्मा गर्म बहस होती है। गस अलोंसो को धमकाते हुए बोलता है कि मैं रॉल को अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं उसकी सभी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ डच जेरमी नाम के एक डिलीवरी वाले से बात करती है। वैसे तो जेरमी ने वादा किया था कि वो डच को बाहर निकालने में मदद करेगा, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो अपनी बात से मुकर जाता है। तभी डच उसको बोलती है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं संजय को झूठ बोलूंगी कि तुमने मेरे साथ सेक्स किया है और ऐसा होने से तुम फंस जाओगे। इस सब के दौरान वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत आती है और चिल्लाने लगती है कि वैम्पायर्स बांझ औरतों के साथ क्या करने वाले हैं। वहाँ की नर्स उस औरत को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन डच उसको शांत कर देती है और इस वजह से वो संजय की नजरों में आ जाती है। कुछ समय बाद संजय डच को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके लिए काम करने को बोलता है। संजय बोलता है कि तुम एक होशियार और समझदार लड़की हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। लेकिन संजय जो कर रहा है उसके लिए डच संजय का मजाक बनाती है और आखिरकार संजय बोलता है कि मैं पहले ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वैम्पायर का साथ देना ही एक होशियारी है। अब ये सब सुनकर डच उसके लिए काम करने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह डरपोक और छोटी सोच वाली नहीं हूँ। दोस्तों, अगर आप डच की जगह होते और संजय आपको नौकरी का ऑफर देता तो आप क्या करते? क्या आप भी डच की तरह हिम्मत दिखाकर संजय से मना कर देते या बाकी लोगों की तरह वैम्पायर्स का साथ देने लगते? कमेंट्स में बताइएगा। दूसरी तरफ एफ्राइम ने खाने का और जरूरी सामान ले लिया है और अब एलेक्स की छुपने वाली जगह से निकलने वाला है। लेकिन तभी एलेक्स के बाकी साथी वहां पर आ जाते हैं और बताते हैं कि हमारे एक साथी को वैम्पायर ने मार दिया है। एफ्राइम को तभी समझ आ जाता है कि वैम्पायर उस मरे हुए आदमी के दिमाग पर काबू कर लेंगे और जल्द ही यहाँ पर भी आ जाएंगे। इसलिए एफ्राइम तय करता है कि पहले एलेक्स और उसके साथियों के लिए एक अच्छी जगह को ढूंढना है। कुछ समय बाद वहां पर वैम्पायर्स तो जरूर आते हैं, लेकिन एफ्राइम ने वहां एक बॉम्ब छोड़ दिया है जिससे वो सभी वैम्पायर्स मर जाते हैं। अगले सीन में डच वहां से भागने को तैयार होती है, लेकिन उसको अपनी दोस्त रोसलिंडा बाथरूम में रोती हुई मिलती है। रोसलिंडा बताती है कि मेरा बच्चा पेट में मर गया है और संजय मेरे साथ क्या करेगा, मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा है। इसलिए इस बार डच रोसलिंडा को जेरमी के साथ भेजने का तय करती है और जेरमी से अगले हफ्ते दोबारा आने को बोलती है। जेरमी रोसलिंडा को एक डब्बे में भेजता है, लेकिन रोसलिंडा घबरा कर बाहर आ जाती है। अब इस समय जेरमी बड़ा गुस्सा हो जाता है और आसपास की चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। फिर शोर शराबा सुनकर वहां पर एक गार्ड आता है और उसके पीछे पीछे एक नर्स भी आती है। नर्स के बोलने पर गार्ड जेरमी को अपने साथ लेके जाता है। नर्स दोनों लड़कियों को अपने साथ लेके जाती है और बोलती है कि संजय सर तुम दोनों से बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एफ्राइम एलेक्स और उसके साथियों को एक खाली स्कूल तक लेके जाता है और वहां से जाने लगता है। एलेक्स बोलती है कि तुम भी हम लोगों के साथ रुक जाओ। एफ्राइम बताता है कि मैं रुककर छोटी मोटी लड़ाइयों का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मेरे पास बहुत सारे वैम्पायर्स को मारने का एक बढ़िया प्लान है। वो बताता है कि पार्टनरशिप बिल्डिंग में खून पहुंचाने वाली बहुत सारी पाइप्स हैं, हम खून में जहर मिलाकर हजारों वैम्पायर्स को मार सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस वजह से मर रहे हैं। ये प्लान सुनते ही एलेक्स एफ्राइम का साथ देने को तैयार हो जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।